विपक्ष दो तरह से होता है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचारों को अक्षुण्ण रूप से प्रकट किया, तब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रजातंत्र में, लोकशाही में विपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कि विपक्ष जब खामोश होगा तो क्या करना चाहिए, तो बाबा साहब ने कहा जब विपक्ष खामोश हो जाए तो इस देश की जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ती है। जमीन तुम तक आनी चाहिए थी, वो गरीब मुसलमान के पास जाना चाहिए थी, गरीब आदिवासी के पास जाना चाहिए थी, गरीब ओबीसी के पास जाना चाहिए थी, गरीब महार मांग चमार मेरे भाई के पास में जाना चाहिए थी। वो जमीन पूंजीपतियों के पास गई तो जमहूरियत का, प्रजातंत्र का, आदमी को आदमी मानने के लिए जो स्रोत, जो साधन जाता है, जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, वो है जमीन। वो गई आपके हाथ से। 128 यूनिवर्सिटीज ये भाजपा की सरकार ने मंजूर करके दे दी, यूजीसी अप्रूव्ड, और 136 यूनिवर्सिटीज अभी आने वाली है। मतलब सारा का सारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास में। आरपीआई के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा आ जाए, ये तो बुनियाद है हमारी। मेजॉरिटी में हम लोग हैं। जब तक हम लोग प्रबोधन के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। जिस दिन बाबा साहब ये कहते हैं कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं संविधान को जला दूंगा, उसी वक्त बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जैसा चाहा था वैसा संविधान मुझे बनाने नहीं दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की, बिरसा मुंडा जी की, सर सय्यद अहमद खान जी की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि नगराडे जी का उद्देश्य यह है कि विपक्ष ये बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधाराओं पर खड़ा हो। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा जाति निहाय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा बौद्ध निहाय नहीं है, महार जाति न्याय नहीं है, चमार जाति न्याय नहीं है, मुसलमान जाति न्याय नहीं है, इस्लाम निहाय नहीं है, हिंदू धर्म निहाय नहीं है, सिख धर्म निहाय नहीं है, आदिवासी धर्म निहाय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा नागरिक निहाय है। एक नागरिक, एक व्यक्ति, एक मूल्य, उसका एक व्यक्तिमत्व, उसकी गरिमा, इसको प्रकाशित करने वाला, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए उसे समस्त अधिकार प्रदान करने वाली विचारधारा यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा है। इस विचारधारा का अगर विपक्ष बनता है तो जो संकट हम आज़ादी के 73 साल में आज झेल रहे हैं वो शायद न हो पाता। विपक्ष दो तरह से होता है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचारों को अक्षुण्ण रूप से प्रकट किया, तब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रजातंत्र में, लोकशाही में विपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन विपक्ष ना हो तो क्या करें, यहां पर मैं समझता हूं कि नगराडे जी के आज के संगोष्ठी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अगर विपक्ष ना हो तो क्या करें। आज विपक्ष नहीं है, क्योंकि भाजपा जब सत्ता में आई तो ये पहली अपने आप में पार्टी थी जिसने विपक्ष खत्म करने का नारा देकर सत्ता का कारोबार शुरू किया है। कांग्रेस मुक्त भारत, जनता दल मुक्त भारत, उधर पश्चिम बंगाल में गए तो ममता मुक्त भारत, उधर आए तो लालू जी मुक्त भारत, महाराष्ट्र में आए तो उद्धव जी मुक्त भारत, पवार मुक्त भारत। ये पहली पार्टी है जिसने विरोधी पक्ष की भूमिका को पूरी तरह नकार दिया। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि प्रजातंत्र की पहली शर्त है कि विपक्ष का होना, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं होना कहती है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बहुत साफ चित्र है। जनगणना के बारे में बात कही गई तो अभी जो नागपुर में विधानसभा का सत्र हुआ, सारे के सारे लोग संघ के आदेश पर गुरु गोलवलकर जी और उनके डॉक्टर हेडगेवार जी इनको पुष्प अर्पण करने के लिए गए, और उसी दिन आरएसएस ने घोषणा कर दी कि जाति निहाय जनगणना नहीं होंगी। बहुत क्लियर है, जाति निहाय जनगणना नहीं होंगी, ये आरएसएस ने घोषणा कर दी। और जब ये आरएसएस ने घोषणा की तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए ओबीसी के लोग, अनुसूचित जाति जमाती के लोग, इक्का दुक्का माइनॉरिटी के लोग,
आदिवासी के लोग, जो सांसद है, जो विधायक है, वे खामोश रहे। प्रॉब्लम यही है कि विपक्ष जब खामोश होगा तो क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा, जब विपक्ष खामोश हो जाए तो इस देश की जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ती है, और जब तक देश की जनता विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करेगी तब तक सत्ता में विपक्ष नहीं है। इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्यों कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने? आज 160 जो खासदार हैं वो अनुसूचित जाति जमाती जनजाति से चुनकर गए हैं, ओबीसी से चुनकर गए हैं। मेजॉरिटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी के रिजर्वेशन से चुनकर जाने वाले लोग संसद में बैठे हैं, विधायिका में बैठे हुए हैं। कानून एक के बाद एक प्रजातंत्र के विरोध में, आम जनता के विरोध में, शिक्षा के विरोध में, अभिव्यक्ति के विरोध में, व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, माइनॉरिटी के विरोध में, आदिवासियों की जल जमीन संपत्ति के विरोध में, नौकरियों के विरोध में पास होते चले जा रहे हैं। अब बड़ी मजे की बात देखिए कि प्रजातंत्र किसका है? बाबा साहब आम्बेडकर जी का है। हम इस भूल भुलैये में है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान हम बदलने नहीं देंगे, हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को हाथ लगाने वाले का सर कलम कर देंगे, हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को जो बदलेगा उसके जबान काट डालेंगे। मैं अभी बिलासपुर में था, सम्माननीय जोगेंद्र कवाड़े जी हमारे साथ में थे, मैं और वो दोनों ही मंच पे थे। तब उन्होंने कहा कि संविधान जो भी हाथ लगाएगा हम उसको कत्ल कर देंगे। हम संविधान को सर पे रख के मतलब गर्व महसूस करते हैं, वो बहुत पवित्र ग्रंथ है। मैंने उस वक्त कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि भावनाओं में बहकर इस तरह का कहना यानी अपने लड़ाई को मुकर जाना है। संविधान देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन वो सर पर लेके नाचने का नहीं है। संविधान देश का अमूल्य ग्रंथ है, लेकिन वो अपरिवर्तनीय नहीं है। आज संविधान में 128 मर्तबा दुरुस्तियां की गई है। अगर आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना हो तो जिस संविधान में प्राइवेटाइजेशन का कॉलम ऑलरेडी डाला गया है, क्या उसको लेकर मैं सर पर नाचूं? आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना है तो सार्वजनिक नौकरियों के खासगीकरण, कंत्राटीकरण का कानून लागू हो गया है, क्या मैं उसको लेकर नाचूं सर पर? अगर मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना है तो देश की सारी साधन संपत्ति कंपनियों को इस देश के 32 घरानों को बांट दी गई है और वो कानूनन बांटी है, और ये कानून जिस संविधान में है उस संविधान को सर पर लेकर नाचूं? गोधरा में 25,000 मुसलमान उस कांड में, गुजरात के कांड में मारे जाते हैं। एहसान जाफरी जैसा सेक्युलर आदमी खींच खींच कर मार दिया जाता है। उसकी बीवी इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकती है, सुप्रीम कोर्ट भटकती है, आखिर में प्राणों को त्याग देती है। इंसाफ नहीं मिलता है। मैं उसी संविधान में हूं जिस संविधान में इंसाफ नहीं मिलता है, तो मैं संविधान को सर पर लेकर नाचूं? जिस किसान को उसका भाव नहीं मिलता है, 9 माह तक किसान दिल्ली में बैठता है, 700 किसान मारे जाते हैं, फिर भी किसान को उसके मूल्य का मूल्य नहीं मिलता, उसी कानून के तहत जिसको हम संविधान कहते हैं, तो क्या मैं संविधान को लेकर सर पर नाचूं? बाबा साहब ने कहा था मूर्ख न बनिए। जिस दिन संविधान सौंपा उस दिन कहा था असली लड़ाई अब शुरू होती है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था 1950 को जब संविधान दिया 26 नवंबर को, उस वक्त स्टेटमेंट था बाबा साहब आम्बेडकर जी का, ऐ भारत के लोगों, ऐ महार नहीं कहा था, ऐ मांग नहीं कहा था, ऐ चमार नहीं कहा था, ऐ मुसलमान नहीं कहा था, ऐ आदिवासी नहीं कहा था, ऐ हिंदू नहीं कहा था, ऐ भारत के लोगों कहा था। क्योंकि भारत के लोग असल में इस देश के 85% वो लोग हैं जिनके पास ना साधन है, ना संपत्ति है, ना धन है, ना दौलत है, ना ही व्यक्तिमत्व है। ये सब पाने के लिए जिस संविधान की रचना करके 26 नवंबर 1949 को पूरा करके 26 नवंबर 1950 को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, उन लोगों को अंकित करके बाबा साहब कहते हैं कि ऐ भारत के लोगों,
असली लड़ाई अब शुरू होती है। तुम्हें ये संविधान आगे ले जाना है या ये संविधान डुबाने वाली शक्तियों के हाथों में सौंप देना है। और बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, ये सिर्फ ढांचा है, कैसी जान डालोगे इसमें? ये जो संविधान है इसकी जान है, इसका मेंदू है संसद और इसका हृदय है विधानसभा। जब तक संसद में तुम नहीं होंगे तब तक इस संविधान में जान नहीं आएगी, और जब तक विधानसभाओं में नहीं होंगे तब तक इस संविधान का हृदय नहीं धड़केगा। दोनों जगह तुम नदारत हो, संविधान ढंग से हौले 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 मृत कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो नगराड़ी जी की जो तड़प है वो ये है कि इस संविधान का जो हृदय है संसद, उस संसद में अम्बेडकरिस्ट जाए। क्या कमिटमेंट होता है अम्बेडकरिस्ट लोगों का? जब देश आजाद हुआ तब लगभग सरकार के पास में 80% जमीनें थी इस देश की। बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था कि ऐ लोगों, पिछड़े लोगों, तुम्हें इस समाज में, तुम्हें इस देश में मान सम्मान के साथ अगर जीना है तो आर्थिक लोकशाही ये पहली शर्त है। जब तक आर्थिक लोकशाही नहीं मिलेगी, आर्थिक उन्नति नहीं होगी, आर्थिक विकास नहीं होगा, तब तक मान सम्मान तुम्हारे पास में नहीं आएगा। बहुत पैसा है, बलात्कारी है, आराम से संसद चुनकर जा रहा है। रेपिस्ट है, मर्डरर है, बम विस्फोट करने वाला आरोपी है, आतंकवादी है, पैसा है, विधानसभा और लोकसभा में चुनकर जा रहा है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हें भी मान सम्मान अगर पाना हो तो आर्थिक लोकशाही जरूरी है। और आर्थिक लोकशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ 3 तरीके से मिलेगी। नंबर 1, आर्थिक लोकशाही के लिए जो सरकार की जमीनें हैं वो इस देश के पिछड़े लोगों को बांटी जाए। सिर्फ काशीराम जी ने नारा लगाया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाकी किसी ने नारा नहीं लगाया। इस देश के नेता ने, लिस्ट निकाल लो, ना महात्मा गांधी जी ने लगाया, ना नेहरू जी ने लगाया, ना सरदार जी ने लगाया, सरदार पटेल, ना किसी ने लगाया। और सम्माननीय मोदी जी का तो लगाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जो जमीन सरकारी है वो रामदेव लाला की है, वो तो उनका फार्मूला है। जो जमीन सरकारी है वो अडानी की है, जो जमीन सरकारी है वो अंबानी की है। और बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि जिस दिन देश आजाद होता है 80% जमीन सरकार के पास में है और ये जमीन गरीबों में बांटी जाए। कौन है गरीब? मुसलमानों का 85% समाज, ये अनुसूचित जाति, जमाती, जनजाति, ओबीसी में से मुसलमान बना है। देखते नहीं हो अपने आजू बाजू किस तरह जाता है मुस्लिम समाज? क्या बाबर और औरंगजेब की औलाद है वो? नहीं, वो भी कुंडी माली तेली महार मंग चमार से धर्मांतरित हुआ है। भले ही इस्लाम में आ जाए, भले ही मुसलमान बन जाए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ दिया, मनुस्मृति को लात मार दिया, अस्पृश्यता हटा दी, लेकिन जातिगत व्यवसाय में जीने के सिवा कोई दूसरा उत्पन्न का साधन नहीं है। क्योंकि यहाँ की मूल बैठक वही है कि उत्पन्न पाने के लिए, रोजी रोटी के लिए सुनील से सलीम बन जाए। लेकिन वहां मोची था तो यहां भी मोची रहेगा। सुरेश से रशीद बन गया, पण तिथं खाटी कसल तर इथे खाटी कसा है। लल्लन का सलीम बन गया, लेकिन वहां पर धोबी होगा तो यहां पर भी धोबी है। वहां का मड़ावी था, यहां का तड़वी बन गया, रहेगा जंगल में ही, क्योंकि वो उसका मूल निवास है। तो मूल निवास में तो अर्थव्यवस्था आपके पास में है ही नहीं, ये कैसे आएगी? उस महामानव के विपक्ष की भूमिका को जरा समझिए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के। क्यों हम 2024 में चाह रहे कि विपक्ष में कम से कम आंबेडकरिस्ट जाए। आंबेडकरिस्ट का मतलब मैं आपको इसी परिप्रेक्ष्य में बताते चल रहा हूं कि वो कितनी बड़ी भूमिका है। आंबेडकरिस्ट होना अपने आप में इस देश में प्रजातंत्र को समर्पित होने की भूमिका है। आंबेडकरिस्ट होना नाम नहीं है कि गणवीर मेरा नाम है, गजबी है मेरा नाम है। नहीं, आज हम गर्व से कहते हैं एक मुसलमान जावेद पाशा भी आंबेडकरिस्ट है, रमेश पीसे भी आंबेडकरिस्ट है, राजा राम भी आंबेडकरिस्ट है, हमारे साथी जो आए हैं वो आंबेडकरिस्ट है, ये बच्ची आंबेडकरिस्ट है, मेरी बेटी जिया पाशा वो भी आंबेडकरिस्ट है। क्योंकि हम प्रजातंत्र को अव्वल मानते हैं, और प्रजातंत्र में अव्वल भी भारतीयता, आखिर भी भारतीयता। व्यक्तिगत तुम्हारा धर्म क्या है तुमको लकलाभ हो,
तो जब हम ये सब मानते हैं तो हमारी व्यक्ति गरिमा, नागरिकता की गरिमा बने रहने के लिए विपक्ष की भूमिका जनता को अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष नहीं रहा है। पीसे जी के बात को गंभीरता से लीजिए, उन्होंने इशारों इशारों में बता दिया, जब आपकी केंद्र और राज्य में सरकार थी आपने जनगणना नहीं की, आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं हो। आप आज इस मोदी सरकार, भाजपा के सरकार से डरा रहे हो। आपके पास में केंद्र की सारी एजेंसियां थी, उसके बावजूद भी 2000 में यह कांड होता है, 92 में सरकार बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। आपके पास में रा था, आपके पास में सीबीआई थी, आपके पास में आईबी थी, आपके पास में ईडी थी। अभी तुम चिल्ला रहे हो कि हमारे घर में घुस घुस कर मोदी जी हम लोगों को डरा रहे हैं और हमारे लोगों को ले जा रहे हैं। अगर तुमने सही शक्ति का इस्तेमाल किया होता और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, गुजरात में नरसंहार करने वाले लोगों को जेल के पीछे भेज दिया होता, तो भारत का प्रजातंत्र आज इतना न रोता। ये तुम्हारा पाप है और आज फिर तुम मैदान में आए हो। हमें जरूरत है विपक्ष की, इसलिए पीसे सर जैसे बोलते हैं कि चलो इंडिया है तो है, लेकिन शर्त क्या है इंडिया की, यह भी बात हम लोगों को करनी चाहिए। तो बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, देश को अगर संवारना हो तो जितनी जमीन सरकारी है वो वाटअप हो जाना चाहिए। आर्थिक प्रजातंत्र की यह पहली शर्त थी। क्या किया कांग्रेस ने? कौन है बर्बादी की जड़? बर्बादी की जो केवल ट्रेन चला रही थी कांग्रेस 2014 तक, 2014 में जब भाजपा आई तो उस ट्रेन को बहुत फास्ट ट्रेन में बदल दिया, बुलेट ट्रेन में बदल दिया। बर्बादी की और शोषण की रफ्तार वही है, सिर्फ बढ़ गई, ट्रेन वही है। 1947 से 2014 तक इस देश की 67% सरकारी जमीन पूंजीपतियों में बांटने का महान काम कांग्रेस ने किया। झूठ हो तो आइए सामने, आंकड़े दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम जो खड़े होते हैं ना, ये लेछे पेछे चेले नहीं है, हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के चेले हैं। पूरा अभ्यास के साथ में और संदर्भ के साथ में उतरते हैं। बची हुई जमीन लालाओं की पार्टी, भटजियों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी, भाजपा ने बची हुई जमीन बेच डाली। आज क्या बचा है आपके पास में? शेष के नाम से 45 लाख करोड़ जमीन सरकार ने पूंजीपतियों को इस देश की बांट दी है, एग्रीमेंट के साथ बांटी है। इसमें से आधे से ज्यादा जमीन एग्रीमेंट के साथ कांग्रेस के राज में ही बांट दी गई थी। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्रज्ञ थे, जो लाए थे वहां से नया अर्थ का गणित, इतनी जमीन बांट दी। तो आपके पास में आर्थिक प्रजातंत्र का पहला भाग तो गया मेरे बाप। कौन सा? जमीन तुम तक आनी चाहिए थी, वो गरीब मुसलमान के पास जाना चाहिए थी, गरीब आदिवासी के पास जाना चाहिए थी, गरीब ओबीसी के पास जाना चाहिए थी, गरीब महार मांग चमार मेरे भाई के पास में जाना चाहिए थी। वो जमीन पूंजीपतियों के पास गई। तो जमहूरियत का, प्रजातंत्र का, आदमी को आदमी मानने के लिए जो स्रोत, जो साधन जाता है, जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, वो है जमीन, वो गई आपके हाथ से। दूसरा, आर्थिक लोकशाही का दूसरा वेपन है उद्योग। एक जमीन, दूसरा उद्योग। क्या हाल है उद्योग के? जगा, पण कसं जगावं? ये फुटपाथ से लेकर वो फुटपाथ तक दोनों बाजू में कौन है रे टपरी लगाकर रहने वाले? देखा है कभी अग्रवाल को? देखा है कभी जायसवाल को? देखा है कभी कुलकर्णी को? देखा है कभी देशपांडे को? सारे टपरी वाले मुसलमान, ओबीसी, हिंदू, आदिवासी, दलित। शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, दोनों तरफ अतिक्रमण में टपरियां लगाकर कौन जी रहा है? इसलिए भारत को आजादी मिली थी क्या? कि आपके लिए फुटपाथ की जगह रिजर्व की जाए, और जो जगह आपको बाकायदा आपका व्यक्तिमत्व करके मिलनी चाहिए थी, वो पूंजीपतियों को मिल जाए। नागपुर में, मिहान में 750 एकड़ जमीन रामदेव बाबा को दे दी गई। कितने में दी? आश्चर्य होगा आपको। कितने में दी? 3000 रुपये सालाना में दे दी। वर्षाला 3000. इथं साला 2 एकरचा शेत कोणी घ्यायला तयार होत नाही. किरायानं एवढी मोठी जमीन त्याला देऊन टाकली आहे.
कैसे प्रजातंत्र आएगा? उद्योग नहीं रहे, उद्योग आपके हाथ में। जो उद्योग है वो उद्योग नहीं है, जो है आप कहते हैं वो उद्योग है, उद्योग नहीं है, वो अपने आप को जिंदा रखणे की सिर्फ कोशिश आहे. स्वतःला जिवंत ठेवण्याची धावपळ आहे, स्वतःला कसं तरी जगवण्याची तगमग आहे. त्या व्यवसायातनं पोराला चांगलं शिक्षण देऊ शकत नाही. उस व्यवसाय से बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाने की तो छोड़ दो. 128 यूनिवर्सिटीज ये भाजपा की सरकार ने मंजूर करके दे दी, यूजीसी अप्रूव्ड, और 136 यूनिवर्सिटीज अभी आने वाली है. मतलब सारा का सारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास में. अभी मैं किससे बात कर रहा था मुझे पता नहीं, मेरे कल या परसों में, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है. उसकी बच्ची ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गई है. तो मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गई, क्यों भारत में? यहां 3 करोड़ की फीस थी, वहां 1 करोड़ 70 लाख में हो गई, इसलिए उसने वहां भेजा. उद्योग नहीं है तुम्हारे पास में, पान ठेले वाला, टपरी वाला, ऑटो वाला, गैरेज वाला. अभी तो इन लोगों ने ड्राइवर के ऊपर भी लाकर छोड़ दिया कि एक्सीडेंट करके भागेगा, या एक्सीडेंट करेगा तो 10 साल की सजा. कौन है ड्राइवर? 99% बौद्ध, आदिवासी, मुस्लिम, इसमें भी 60% मुस्लिम. तो दूसरा वेपन है, दूसरा हथियार है नागरिक करके खड़े रहने का, मान सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था में अपनी जगह पाने का उद्योग, वो भी आपके हाथ से गया. और बाबा साहब ने कहा था कि तीसरा वेपन है आपके पास में प्रजातंत्र में अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का, वो है नौकरियां. इन तीनों को छोड़कर चौथा कोई वेपन नहीं है. लेकिन आप तो इतने अच्छे हो कि बाबा साहब के इस प्रवचन को नहीं समझे, आप आसाराम जी के प्रवचन को समझ लिए और आपने उद्योगों के दूसरे दूसरे रास्ते निकाल लिए. आपके मोहल्ले में गांजा, आपके मोहल्ले में चरस, आपके मोहल्ले में शराब, आपके मोहल्ले में 3 पत्ती, आपके मोहल्ले में सट्टा. जब यहां नहीं रहेगा तो जाएगा कहां? तो वो जो दलित समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो हिंदू पिछड़ा समाज है, बाबा साहब ने नहीं चाहा था कि आजाद भारत में ये गांजा बेचे. बाबा साहब ने नहीं चाहा था कि आजाद भारत में, विहार के बाजू में, मस्जिद के बाजू में, मंदिर के बाजू में ये कौम शराब की बोतलें बेचे. किस तरह से, कौन से प्रजातंत्र में हम आ गए हैं आप सोच रहे हैं? आपका नेता नौकरी नहीं देता, आपको बोलता है पुलिस को मैं संभाल लूंगा, पूरे मोहल्ले में दारू के बोतला बेचो मैं संभाल लूंगा. किस प्रजातंत्र में आए हो आप? अपनी टीम बनाने के लिए आपका नेता रेती के गिरोह में माफिया बनाकर आपको उतारता है, 2 नंबर के धंधों में उतारता है. बाबा साहब आंबेडकर जी का यह भारत का सपना नहीं था. तीनों चीजें आपके पास से गई. तो नगरारे जी की कोशिश को समझने की कोशिश कीजिए. वो जो कह रहे हैं विपक्ष होना चाहिए, अब 2 तरह से विपक्ष हो सकता है. आरपीआई के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा आ जाए, ये तो बुनियाद है हमारी. मेजॉरिटी में हम लोग हैं. जब तक हम लोग प्रबोधन के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी. घबराने की जरूरत नहीं है. एक दौर होता है क्रांति और प्रतिक्रांति का. अरे तुम तब नहीं घबरा है जब पुष्यमित्र ने हमला किया था, आपके 84,000 विहार जला डाले, आपका कुछ भी नहीं बचा था, तब भी आप नहीं घबराए. लेकिन बाबा साहब आंबेडकर नाम का क्रांतिवीर आया और फिर आप वापस आ गए. फिर वापस आ गए तो क्रांति और प्रतिक्रांति कभी एक जैसी नहीं रहती. आज ये आए हैं, चलेगा दौर, चलने दीजिए, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 32% से आगे नहीं सरक रहे हैं. जनता को विपक्ष बनना पड़ेगा. भाजपा और उसके पूंजीवादी साथी 32% से आगे नहीं सरक रहे हैं. पिछले चुनाव में जो 2014 में ये लोग जीते हैं, केवल 32% पे जीते हैं. अभी जो जीते 19 में, केवल 34% पे जीते हैं. और जनता का विपक्ष अभी भी 67% है, अभी भी 60% है. अगर हमने जनता को सही ढंग से जगाया, किसानों को सही ढंग से जगाया, मुसलमानों को सही ढंग से जगाया, आदिवासी को सही ढंग से जगाया और कोशिश की, तो जनता विपक्ष बनकर पूरी की पूरी मतलब वोटिंग के बल पे, मतदान के बल पे अपनी संसद ला सकती है. अब आखिरी बात बताकर आपसे विदा चाहता हूं. इस
धोखे में न रहना कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है इसलिए संविधान कोई माइका लाल बदल नहीं सकता। यह बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर जी ने ही कहा था, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं इस संविधान को जला दूंगा। लेकिन यह कहने के पीछे की भावना भी स्पष्ट की थी। जिस दिन बाबा साहब यह कहते हैं कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं संविधान को जला दूंगा, उसी वक्त बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जैसा चाहा था वैसा संविधान मुझे बनाने नहीं दिया गया। क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर केवल मसूदा पुनर्निरीक्षण समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब आंबेडकर मसूदा पुनर्निरीक्षण समिति के अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पूरी क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कांग्रेस की थी। और इसी कांग्रेस ने घोषणा कर रखी थी कि हम बाबा साहब आंबेडकर जी को संविधान में आने नहीं देंगे। सभा में दरवाजे खिड़कियां सारा बंद करके खीले ठोक कर जो मतलब बाबा साहब आंबेडकर जी को बाहर कर देने का रास्ता हमने पूरा बनाया है, यह सरदार पटेल की घोषणा थी। तो क्या जो लोग बाबा साहब आंबेडकर जी को संविधान समिति में आने के रास्ते खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, वो बाबा साहब आंबेडकर को फ्री छोड़ देंगे उनके हिसाब से संविधान बनाने के लिए? और यही बाबा साहब कहते हैं, यही रोते हैं बाबा साहब कि मैंने बुनियादी तौर पर इस देश के गरीबों के लिए, अनुसूचित जमाती जाति माइनॉरिटी ओबीसी हिंदू के लिए बुनियादी तौर पर उनकी नौकरी की हिफाजत, उनकी उद्योगों की हिफाजत, उनकी सहभागिता और प्रतिनिधित्व की हिफाजत, उनके राजनीतिक अधिकारों की हिफाजत, ये जो आर्टिकल्स में डालना चाहा था ये डालने नहीं दिया गया। मैंने कृषि का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, इन्होंने करने नहीं दिया। अगर कृषि का भी राष्ट्रीयकरण हो जाता तो आज ये दिन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो कृषि के राष्ट्रीयकरण में भी बाबा साहब ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो सारे गरीबों में बंटनी चाहिए। बड़े बड़े उद्योगों का लिस्टिंग किया था बाबा साहब ने और कहा था कि इसके ऊपर एक आर्टिकल ये डालिए, इसमें प्राइवेट कंपनियां जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा संविधान का तब तक एंट्री नहीं कर सकती। ये सारे उद्योग केंद्र शासन के मिल्कियत में रहेंगे। ये सारे के सारे उद्योग सिर्फ केंद्र शासन के अख्तियार में रहेंगे, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। ये बाबा साहब संविधान में मूल कॉलम में डालना चाहते थे, नहीं डालने दिया गया। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब के मंशा के हिसाब से आज केवल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में इस भारत का 4.5 से 5 करोड़ लोग सहभागी होता, सरकार का नुमाइंदा करके, नौकर करके। पेंशन मिलती थी, सारी सिक्योरिटी मिलती थी। कोल माइंस प्राइवेट में नहीं होनी चाहिए, खनिजों के माइंस प्राइवेट में नहीं होनी चाहिए, जितने भी बड़े उद्योग है LIC से ये सब नहीं होने चाहिए। 1990 में प्राइवेटाइजेशन का कॉलम तो मंजूर कर दिया और 2014 में प्राइवेटाइजेशन को तो सरकार चलाने का सबसे अहम मुद्दा मान लिया। सत्ता में आते ही मोदी जी ने जो घोषणा की थी वो क्या थी? कम से कम गवर्नेंस, कम से कम सरकार का हस्तक्षेप। क्या मतलब है? सरकार न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार तहसील ऑफिस में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार पुलिस स्टेशन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो चलेगा कैसा प्राइवेटाइजेशन? इसका दूसरा चेहरा था कि जब जब गवर्नमेंट अनेकों क्षेत्रों से अपने हाथ निकालती है तब तब गवर्नमेंट वो किसको देती है? प्राइवेट लोगों को देती है। देखा नहीं नागपुर में जाहिरात आती, तहसीलदारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्या क्या ये लोग नहीं करने जा रहे? तो कैसे बचेगी जमहूरियत? संविधान कैसे बदला जाता है? संविधान ऐसे कोई बकरा या मुर्गी नहीं है कि आपके सामने कोई मुर्गी उठा के ले जाएगा, कोई बकरा उठा के ले जाएगा और आप बोलोगे कि साले जिस दिन हाथ लगाया मार देंगे। संविधान बदलने के 3 तरीके हैं, ये बताता हूं और आपसे विदा लेता हूं। संविधान बदलने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, संसद में बहुमत के भरोसे पर जो चाहे वो संविधान में बदल कर सकते हो और ये संसद को अधिकार दिया है। इसके बारे में केस गई थी 1952 में सुप्रीम कोर्ट में, जब बाबा साहब आंबेडकर इस धरती पे उपस्थित हैं, इस भारत में जीवित हैं,
तब उनके जीवित रहते हुए 1952 में सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को, संसद को संविधान में बदल करने का अधिकार नहीं है। 1955 में फिर एक केस, तो मनुवाद के आंग पर आ रहे हो क्या? तुम्हारा आरक्षण मूलाधिकार है ना, नहीं करते उसमें बदलाव। बाबा साहब ने, अंबेडकर ने दे दिया आपको कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन किसी माई का लाल हटा नहीं सकता। इस मूलाधिकार में कैसे बदल कर दिया? नया अमेंडमेंट ले आया लैटरल एंट्री का, जिसके बारे में आप चिल्ला रहे हो। बोम बोला तो बस तुम्ही अभ्यास करून IAS IPS ची परीक्षा देत होता ना, आता ही परीक्षा न देता डायरेक्ट उतरवत आहेत। कैसे चेंज होता है संविधान? अरे बदल गया ना लाला। जिस संविधान ने तुमको मूलाधिकार दिया था कि 100 IAS निकल रहे हैं तो कम से कम 40 IAS रिजर्वेशन में से जाएंगे, उन्होंने बदल दिया। अब 100 IAS में से 50 IAS वो डायरेक्ट भर रहे हैं, और बचे हुए 50 में अगर रिजर्वेशन भी लग रहा है तो आ रहे 13 तुम्हारे इसमें। कैसे बदलता है संविधान? कैसे बदला संविधान? हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, यह बाबा साहब का मूलाधिकार था। और एक स्तर की शिक्षा, यह किसने कही पहली बार? महात्मा ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को जब रिपोर्ट पेश की, और उसके बाद में बाबा साहब आंबेडकर ने, जिनको गुरु माना महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की आवाज उठाई। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने भी शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना चाहा, संविधान बदल दिया, प्राइवेटाइजेशन का कॉलम घुसेड़ा। तो पहला संविधान संसद से बदला जाता है, बहुमत से। लेकिन फुले शाहू आंबेडकरी बुद्धिवंतों का प्रभाव इतना है जनता पर कि वो डायरेक्ट अगर संसद में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसको पहले पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है। और अगर वो बात पब्लिक डोमेन में आती है तो हम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम लोग तो उतरेंगे मैदान में। इसलिए संसद में डायरेक्ट नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आता ही आता है। उन्होंने कोशिश की, कब? NRC CAA लाकर कोशिश की उन्होंने नागरिकता का कानून अपने तरह से बनाने का। इस हद तक कमीनगी, इस हद तक मक्कारी कि आखिर में जब देखा कि मुसलमान पूरी ताकत से उतरे हैं और उनके पीछे सिख, उनके पीछे बुद्धिस्ट, उनके पीछे हिंदू भी खड़ा हो गया, तो क्या नारा लगाया? जो हिंदू होगा उसे कोई कागज दिखाना नहीं होगा। बाद में जब बुद्धिस्टों का प्रेशर देखा तो बारीक में यह भी कह दिया, नहीं बुद्धिस्ट भी मूलतः हिंदू संस्कृति से आते हैं, शायद उन्हें भी कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। तो किसको दिखाना पड़ेगा? मुसलमानों को, और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा उसको। हमने वो कोशिश उनकी पूरी नहीं होने दी, क्योंकि वो अमेंडमेंट डायरेक्ट संसद में आ रहा था। इसलिए संविधान बदलने का पहला हथियार उनके लिए उतना कारगर नहीं है, दूसरा हथियार बड़ा कारगर है। संविधान दूसरी तरीके से कैसे बदला जाता है? संविधान के अंदर में बहुमत के बल पर नए नए ऐसे कानून जो उनकी मंशा पूरी करते हो। तो उन्होंने वही कहा। आज जो अमेंडमेंट कहते हैं वो 128 से ऊपर हो गए हैं, और जो ऑर्डिनेंस कहते हैं वो 350 ऑर्डिनेंस लाए इन्होंने 2014 से साहब 2023 तक 350 ऑर्डिनेंस रिकॉर्ड झाला। क्या होता है ऑर्डिनेंस? राज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से अध्यादेश पे साइन करा कर ला लेते हैं, तो चलन देते हैं उसे। 6 महीने का उसका कालावधि रहता है, लेकिन 10-10 साल 20-20 साल ऑर्डिनेंस को कानून में बदल के मुकम्मल कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस आन ले, अशा पद्धतीनं घुसेड़ कर दूसरी तरह से संविधान बदला जाता है। अब तीसरी तरह से बदला जाता है, वो बड़ा खतरनाक है। कैसे बदला जाता है? देश में ऐसा नफरत का दौर चलाओ, देश में ऐसा धर्मांधता का जोर चलाओ, देश में धर्म के आधार पर समाज को इतना विकृत बना डालो, मानसिक रुग्ण बना डालो कि वो लड़ने मनने के लिए तैयार हो। धर्म के नाम पर वो अपनी बुनियादी अधिकारों के बारे में न ही सोचे, न ही बात करे, ना संविधान में दिया हुआ आरक्षण का मुद्दा उसका मुद्दा हो, ना नौकरी का मुद्दा हो, ना रोजी रोटी का मुद्दा हो, ना सुरक्षा का मुद्दा हो, ना अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, ना शिक्षा का मुद्दा हो। उसका मुद्दा हो सिर्फ धर्म और धर्म, जिससे आप और मैं गुजर रहे 2023
2024 में संविधान के आर्टिकल को नपुंसक बनाना यानी संविधान बदलना है, ये तीसरी तरह का हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं 2024 में। इस तरह से तीनों तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है। क्यों ये संगोष्ठी हम लोगों ने यहाँ पर ली और क्यों हम इतने दूर से चलकर आए? आज उत्तर प्रदेश से चलकर आए ये इतने दूर से 2 दिन का सफ़र करके। हम बिलासपुर से आने के बाद में, तबीयत खराब होने के बाद में भी आपके पास में आए। विपक्ष मजबूत हो, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो इनको कोई लगाम नहीं लगा सकता। 2 ही विपक्ष है, एक अंबेडकरी फोर्स से जाने वाले आरपीआई के लोग, उनके साथ में बाकी सारे छोटे मोटे पक्ष, उनके साथ में सामाजिक संगठनाएं, ये मिलकर अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं होता है तो आम जनता को जो हम अवेयर कर रहे हैं वो खुद विपक्ष बनकर मैदान में उतरे। इतनी ही आपसे गुजारिश और इस संगोष्ठी में उम्मीद करता हूं। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय संविधान, जय भारत।